वालेकुम और आप सबको कैपिटल टीवी की तरफ से और रावी पीरज़ादा की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के दिन तो हम वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मैं आज इसलिए खुश हूँ कि जो दोनों गेस्ट हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त बातें करते हैं। गेस्ट के बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे कि वो कौन है। उससे पहले थैंक यू सो मच 2.4 मिलियन फैंस ऑन माई फेसबुक अकाउंट। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे इस प्रोग्राम के बारे में इतनी सारी बातें बताते हैं और कुछ ऐसे गेस्ट को भी आप बोल देते हैं जो कि मैं उन तक नहीं पहुंच सकती। लाइक अब मैं किसी एक बंदे ने मुझे बोला कि मैंने ममनून हुसैन का इंटरव्यू करना है। मैंने कहा ये हमारे सदर पाकिस्तान का इंटरव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो विल ट्राई, इंशाल्लाह विल गेट देयर। और उसके साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे @रावी_पीरज़ादा और इंस्टाग्राम पे rabi.fairy पे। तो जनाब कैपिटल टीवी के साथ हम आपको एक दफ़ा फिर मीठी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसके साथ ही अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराएंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PTI के रहनुमा वलीद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ है जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद फराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि ईद के दिन ऐसे मुंह उतरा उतरा क्यों है आपका? थोड़ा थोड़ा बस भी ईदी नहीं मिली? नहीं, ईदी तो देनी पड़ती है, वो उम्र का वो हिस्सा तो नहीं है कि ईदी मिले। अम्मी तो देती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं देती। अम्मी भी ईदी नहीं देती? नहीं। क्यों, आपको देती हैं आपकी अम्मी? हाँ, मैं तो अब्बू अम्मी दोनों से जबरदस्ती ईदी लेती हूँ। मैं तो अपने भाइयों से भी लेती हूँ। मेरा एक भाई बड़ा छोटा है, वो पढ़ रहा है, उसे कहती चलो ईदी निकालो, हमारी तरफ जरा फायदा है ना कश्मीरी फैमिली का, हम लोग ईदी लेने पे ज्यादा थे। अच्छा, तो अम्मी को आप देते हो ईदी? नहीं, वो भी कोई ऐसी, पहले छोटे होते तो उनसे मिलती थी। अच्छा, तो किस एज में बंद होगी? मैं बीच में कोई 8-10 साल मुल्क से बाहर रहा, पढ़ने गया हुआ था। ये वो उस दौरान पता नहीं 20-30 साल उम्र होगी या 20 साल उम्र होगी या 25 साल उम्र होगी, यही वो अरसा था जब मैं नहीं था बीच में मुल्क। बस फिर उन्होंने कहा गए हो ना, अब ईद ही नहीं मिलनी। अच्छा, ये बताइए कि आपको ईद का कौन सा ऐसा टाइम है जो सबसे अच्छा लगता है? कुछ लोग, देखिए मैं आपको एक बात ऑनेस्टली बताऊं कि आजकल के जो यो पार्टी है ना, जो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, वो कहती हैं अभी हम ईद पे फिल्में देखते रहते हैं, सोते रहते हैं। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट बन गया है जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ ईद के दिन ये नहीं करना चाहिए। तो हाउ डू यू स्पेंड योर ईद एंड व्हाट्स योर फेवरेट टाइम ऑफ द ईद? देखिए जी, ईद का फेवरेट टाइम वैसे तो है दोपहर का वक्त खाने के बाद, जब आप दोपहर का खाना खाते हैं, एक नैप महीने ले सकते हैं, जब नैप भी ले सकते हैं, क्योंकि दोपहर को आमतौर पे दोपहर के उस दौरान टाइम के दौरान नॉर्मली विजिट्स वगैरह लोगों को, लोग विजिट करने भी नहीं आते, आप लोगों को विजिट भी नहीं करते, क्योंकि सुबह का थोड़ा सा एक मसरूफ टाइम होता है लंच तक, और फिर उसके बाद शाम का होता है। तो ये दोपहर का टाइम ज़रा अच्छा गुजरता है जी। बाकी ये है कि कुछ जो है रस्मी, अब आप पॉलिटिशियन हैं भाई, अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं, अब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। ईद के दिन भी आप अवाम के साथ मनाएं? जी, मैंने पिछली ईद पे यही किया था। हाँ जी, पिछली ईद पे जो अभी इससे पिछली थी वो तो बड़ी ईद थी, तो वो सितंबर का महीना था 2016 का। तो मैंने अपने वो सोशल मीडिया के उस पे सब पे वो और व्हाट्सएप और इन पे कर दिया था कि जी मैं अपने घर पे, और मैंने टाइम भी जिक्र कर दिया था शायद 3 बजे से लेके 6 बजे तक। अच्छा। हाँ जी, कि 3 बजे से 6 बजे तक मैं तमाम अपनी पार्टी के कारकुनान को रिसीव करने के लिए अपने घर में मौजूद होऊंगा। जबरदस्त। उस वक्त जो भी आना चाहे, घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। बहुत खूबसूरत बात है। ये था पिछली ईद पे, और ये हुआ कि 3 बजे से 6 बजे का टाइम था, तो 3 बजे से 4 बजे के दरमियान कोई 1 या 2 अफराद आए, और फिर 4 बजे से 5 बजे के दरमियान भी 3 या 4 अफराद बिजी थे ना। और फिर मैंने कहा था ना 3 से 6 का टाइम रखा हुआ था, और 6 फिर मैंने निकल के किसी आगे किसी को कि मैं आऊंगा आपको मिलने में, नहीं किसी को टाइम दिया हुआ था, तो 6 बजे मुझे हर सूरत रवाना होना था, तो 5:30 बजे को 25-30 लोग आ गए। तो ये उसकी एक थोड़ी सी बात थी। और फिर बहुत से लोगों ने कहा कि जी मैं पता नहीं लगा। मैंने कहा जी आप वो पढ़ा करें, या खुद आप वो बनाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाते और वो आप लोगों ने, पार्टी वालों ने भी ग्रुप्स बनाए हैं? जी, पार्टी के भी हैं और बाकी और शोबों के भी हैं, अपनी मेरी स्कूल के हम जमातों ने भी बनाए हुए हैं, मेरी यूनिवर्सिटी के हम जमातों ने भी बनाए हुए हैं। और अगर किसी और पार्टी के ग्रुप में आपने गलती से आप एंटर हो गए तो आप क्या करेंगे? फर्ज करें अभी तक तो ये नहीं हुआ। अगर कभी किसी दुश्मन पार्टी ने आपको एंटर कर दिया तो आप कुछ करके निकलेंगे, एग्जिट कर नहीं, एग्जिट कर देंगे। इतना जो अपने ग्रुप है उनमें टाइम नहीं मिलता गुजरने का, तो चलिए फरीद फराचा साहब, आपसे हम पूछेंगे कि आप इतने सीरियस क्यों रहते हैं? आप हर वक्त इतने सीरियस रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल तो नहीं सीरियस रहते हैं। नहीं, वो कहते हैं ना कि जी लोग पत्थर हो गए संजीदगी के नाम पर। शुक्र है हम लोग अब तक थोड़े जज्बाती तो हैं। अच्छा, अभी तक आप पत्थर नहीं हुए? नहीं, हम तो मतलब ये है ना कि जी ये माहौल सीरियस बना देता है। जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं ना, जिस तरह के हालात, जिस तरह का दबाव इधर इर्द गिर्द,
ईद का दिन भी लोगों का जब हालात देखते हैं कि हमारे मुल्क में ये गरीब लोग यानी ईद के दिन भी हमारी माएँ बहनें बेटियां दूर दूर से पानी के घड़े भर के लाती हैं। हमारे ये सारे सिस्टम में कहीं ये बात नहीं है कि वो भी जो है वो औरतें हैं, उनके भी हकूक हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। घर में भी आप सीरियस रहते हैं? नहीं, मैं इतना कोई सही बताए। बेगम ये तो नहीं कहती कि जब बस वो जैसी आ गए ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं। नहीं, वो हमारे प्रोफेसर साहब तो नहीं, ये तस्वीर नहीं है। हम तो देखे ना जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमारे लिए रहनुमा है। आप घर में जाते थे तो घर वाले खुश हो जाते थे, और यही होना चाहिए। आप भी खुश होते हैं घर में, हंसते हैं, खेलते हैं? खुश, बिल्कुल। अच्छा, आजकल पाकिस्तानी सिनेमा बहुत रिवाइव कर रहा है। पुराने जमाने में आपने कभी सिनेमा में जाके फिल्म देखी है? कॉलेज के शुरू के दौर में देखी? कुछ देखी थी जी। कौन आपकी फेवरेट? आखिरी फिल्म मैंने इस इंसानियत देखी थी। अब आप अंदाजा लगा लें कितनी पुरानी बात है। इंसानियत कब की फिल्म है? कौन था इसमें हीरो? वहीद मुराद और मोहम्मद अली और पता नहीं क्या क्या। वहीद मुराद आपको पसंद थे? नहीं, ठीक है, मतलब एक वक्त होता है जी कि जब उस वक्त के फेवरेट एक्टर बता दें। मेरा ख्याल इतना मैं इसमें नहीं था, यानी कोई फिल्मों का बड़ा शौकीन भी नहीं थे, कुछ फिल्में देखी थी बस। अब शुक्र है कि दरमियान में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री, अब आप भी इसको एग्री करेंगे कि वो ऐसी गुजरों में चली गई थी, अब वो वापस आ रही है। बाय द वे मेरी फिल्म आ रही है 21 जुलाई को, अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा। गुजरों में, जट्टों में, है ना, वो अजीब अजीब जगह पे चली गई थी। तो उसके बाद जब दोबारा फिल्म रिवाइज होना शुरू हुई तो मैंने, इनफैक्ट मेरे अब्बू आर्मी में है तो मुझे बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस करना पड़ा। मैंने कहा कि अब्बू, अब अच्छे लोग फिल्मों में जाएंगे तो अच्छी फिल्में बनेंगी, अगर आप गुजरों को ही छोड़ देंगे तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऐसी रहेगी। वलीद साहब, आप फिल्में देखते हैं? जी, फिल्में देखने का अगर टाइम हो अच्छा, नौजवानी में मैं बताता हूँ आपको जी, फिल्में मैं कब देखता हूँ, वो है जब मैं हवाई सफर पे होता हूँ, क्योंकि वो 8-10 घंटे पाकिस्तान पीआईए के तो वो चलते ही नहीं है। हाँ, अक्सर नहीं चलते अक्सर क्या, लेकिन वैसे ये जो दीगर दूसरी वो पाकिस्तानी फिल्में लगाते हैं, मिडिल ईस्ट की जो है उसमें इंडियन और पाकिस्तानी और ब्रिटिश और जापानी। और तो आप पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? मैंने पाकिस्तानी फिल्म हवाई जहाज पे तो रिसेंटली नहीं देखी, ज्यादातर वो हॉलीवुड की फिल्म्स देखने का मौका मिलता है, जेम्स बॉन्ड की मूवीज होती हैं, या वो स्टार वार्स या इस तरह की। अच्छा, हॉलीवुड की फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी आपकी? फेवरेट एक्टर जरा है मेरे फेवरेट कोई। क्यों एक्ट्रेस लोग बंदियों से इतना घबराते क्यों हैं? क्या हुआ? वो भी तो इंसान है, फिल्म में काम करी, बेचारी का दिल करता है कोई उसको भी फेवरेट क्या है? ये एक है, उनका नाम हेलन बॉनहम कार्टर है। शी इज अ गुड एक्टर। मैं क्योंकि एक्टिंग एक एज एन आर्ट जो है वो हेलन या हेलेना बॉनहम कार्टर है। शी इज अ वेरी गुड एक्टर, आई थिंक। जूलिया रॉबर्ट्स इज अ वेरी गुड एक्टर। और उसके अलावा आप एंजेलिना जूली, एक्ट्रेस से ज्यादा वो जरा, वो हाँ सही कह रहे हैं, वो जरा मैं समझता हूँ कि, और जो मर्द एक्टर हैं उसमें मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा, एक तो कॉलिन फर्थ को मैं एडमायर करता हूँ बहुत, और उनकी एक फिल्म है द किंग्स स्पीच। अच्छा। वो जो ये मौजूदा जो मलका बरतानिया है, उनके वालिद वो लुकनत का शिकार थे, और उनकी वो लाइफ के बारे में है और किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया। एक तो हादसाती तौर पे वो बादशाह बन गए, उनके बड़े भाई ने बादशाह बनना था और कुछ देर के लिए बड़े भाई बादशाह बने, और फिर वो उन्होंने अपना दस्तबरदार हो गए बादशाह से। अच्छा, किसी क्या नाम है मूवी का? द किंग्स स्पीच। द किंग्स स्पीच। आई होप आई वॉच इट। और उनकी स्पीच को एक ऑस्ट्रेलियन एक थेरेपिस्ट उनसे मिलते हैं। ये वो वक्त है, ये 1930, 35, 36। डेफिनेटली वॉच। और वो बड़ा उसमें कमाल की एक्टिंग है। तो कॉलिन फर्थ हैं। मैं वैसे बरतानवी अदाकारों को ज्यादा पसंद करता हूं कंपेयर्ड टू अमेरिकन। अच्छा, पाकिस्तान में जो इंडियन मूवीज लग रही हैं, आप फरीद साहब आप तो फिल्में देखते ही नहीं है, आप अपने बच्चों को कभी परमिशन देंगे कि इंडियन फिल्म देखने जाओ? क्या पाकिस्तान में जो इंडियन फिल्में लगती हैं, आप उसके हक में है के खिलाफ? नहीं, कतई नहीं। अपनी लेकिन मामला यह है कि एक कल्चर होता है, हर एक हमारा अपना एक कल्चर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मतलब उसमें बहुत ज्यादा चीजें, बहुत कुछ है। यानी जैसे हम इस्लामी कल्चर कहते हैं, उसके अंदर भी बड़ा कुछ है। यानी उसमें एक लिहाज से तफरीह भी है, तस्कीन भी है, सकून कल्ब भी है, 50 चीजें हैं। तो अब ये कि क्या जरूरी है कि आप सिर्फ वहीं से ही। यू आर वेरी राइट। अच्छा, आपको ईदी कोई देता है कि आप ही सबको ईदी देते हैं? नहीं, अब तो खुद ही देते हैं। मानी वो एक था कि जी बुजुर्ग हमारे जो है ना जी, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए वालिदैन। ईद पे सबसे ज्यादा मिस किसको करते हैं आप? अम्मी को किसको मिस सबसे ज्यादा किसको? सबको करते हैं। यानी देखे ना जी, वालिद साहब हमारे बड़े शफीक थे, बहुत उनका नाम था, बहुत बड़े आलम थे। वालदा हमारी बड़ी ही शफीक, बड़ी मेहरबान।
तो लाजमी बात है कि जी इंसान जब ईद का दिन आता है तो वो चेहरे याद आते हैं, वो ईदें याद अम्मा आती से हैं। कभी अपनी और अपनी अम्मी का कोई बताएं कि ईद के ऊपर कोई ऐसा वाकया हो जो कि आपको सारी जिंदगी याद रहो। नहीं ऐसा तो मतलब ईद के नॉर्मल कभी ईद पे किस्म मार की पड़ी? नहीं नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं मुझे हुआ। पड़ी थी, मैंने एक दफा पान खाया था, एमी पान खा लिया। हमारे घर में पान को पता नहीं क्या क्या समझते हैं, और अम्मी को नजर आ गया रेड रेड, बड़ी मार पड़ी थी। सही। तो आपको ईद पे कभी मार नहीं पड़ी? नहीं, आपको नहीं, कभी इससे बच ईद गए पे हैं। मार पड़ी? ईद पे तो नहीं मार पड़ी थी। आगे भी छोड़ और दी। मुझे पान खाने की इजाजत भी थी। Oh, और वैसे lucky मेरी you. अम्मी जान बड़ा बुरा मनाती थी। है ना, पान खाने को हम अम्मी को क्यों बुरा लगता है? छोटे से मीठा हम बेचारा थे, अच्छा से और पान। ये वो घर है जिसमें अल्लामा इकबाल की वफात हुई, वो म्यूजियम है। तो शुरू के I चंद have साल seen में that वहाँ पे house. जावेद मंजिल उसका नाम है। तो शुरू के चंद साल हम, जब मैं बचपन मेरा वहाँ गुजरा थोड़ा सा, तो वहाँ बाहर एक पान वाला बैठा होता था। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है, उसको हम 4 आने देते थे और वो पान खिला देता था। बड़ा मुझे, मैं 7-8 साल उम्र थी। तो अच्छा, उस पे वाह। मेरी अम्मी बुरा तो बड़ा बनाती थी कि ये पान वाला बैठा हुआ है, ये बाहर बच्चे जाते हैं पान खाते हैं, लेकिन मार कभी उन्होंने नहीं। तो दांत नहीं खराब पान होते? अभी तक तो गुजारा हो आपने ही रहा कभी है। पान खाया? नहीं, और नहीं, मैं आपको एक और कोई- बात अर्ज करूं, वो पान वाला कान में कहता था हाँ। कि भाईजान, बाकी सबको मैं 30 पैसे का देता हूँ, हाँ। आपको 4 आने का दे रहा हूँ। क्योंकि पान खाते हैं इतना थे वहां जाके। अच्छा। नहीं नहीं, वो पता नहीं मेरी अम्मी के जहन में था कि पान से ना दांत खराब हो जाते। तो हम लोग सारे बहन भाई कजन्स वगैरह आए हुए, तो सबने पूछा, हम बंटे वाली बॉटल पीते थे, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं पान खाते हैं। हमने कहा चलो हम सारे पान खाते हैं, कैंट में रहते थे हम लोग। तो हम लोग गए आगे बड़ी दूर, वहाँ पे पान शॉप से पान खाया। अब हमने जल्दी से कुलियाँ शुलियाँ की कि अम्मी को पता ना चले। माए माई होती है। अम्मी ने इधर से रेड कलर देख लिया। अम्मी ने कहा क्या खा कर आई हो? मैंने कहा अम्मी वो कोई च्युइंगम खा रही थी, पता नहीं क्या खा रही थी। मैंने कहा इधर मुंह सूंघा। उसके बाद टड़स टड़स टड़स, वो ईद मुझे कभी नहीं भूलेगी।
ये बताइए कि आप आजकल के दौर में ईद को कैसे लेते हैं? हाउ डू यू टेक ईद? लाइक एंजॉय करते हैं, लोगों के साथ पब्लिक में जाते हैं या टीवी देखते हैं? लेकिन ईद का सबसे बड़ा इवेंट तो खुद नमाज ईद है। यानी जहाँ ईदगाहों में लोग जमा होते हैं, पूरा एक बहुत बड़ा इवेंट है हमारी मुसलमानों की मुआशरत का। जो लोग साल भर भी नमाज नहीं पढ़ते वो भी ईद की नमाज तो जरूर पढ़ते हैं। कुछ लोग फिर भी नहीं पढ़ते ईद की नमाज, और वो ईद की नमाज उस पे फिर एक दूसरे को मिलना, एक खुशी का इजहार करना, ईद मुबारक कहना, एक तो बड़ा इवेंट ये है। दूसरी बात यह है कि जी ईद के दिन अब हम पॉलिटिक्स में हैं, हमारे हलके हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी है, गरीब लोग हैं। मेरे अब इलाके में एक आबादी का नाम ही डुब्बनपुरा है। क्या नाम है? डुब्बनपुरा। डुब्बनपुरा क्यों? यानी जहाँ जो डूबती बेचारी जो है ना जी, बस्ती डूबती पानी का। जी अब तो ठीक हो गया। यानी खास तौर पे जब मैं बना हूँ तो हमने उसमें काफी डेवलपमेंट करवाई, गैस वगैरह ये डलवाई। इसी तरह और आबादियां हैं, तो वहाँ जहाँ उन लोगों को जाके ईद मिलना या उनकी खुशियों के अंदर शामिल होना, वो खुद एक बड़ी खुशी है। हाँ, ये तो है। यानी जो लोग यानी महसूस करते हैं कि एक महरूम, अपने आप को महरूमियों में समझते हैं, उनके साथ मिलना, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये भी एक होता है। अच्छा वली साहब, ये बताएं कि आपके दादा जान माशाल्लाह इतने बड़े शायर, ये वैसे मैंने सॉरी आपकी इंट्रोडक्शन मैंने जान के नहीं बोला, ये मुझे बार बार बोल रहे थे इंट्रोडक्शन जो है आपका आपके वाले साहब और आपके दादा जान से कराऊं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि अब आप खुद अपना इंट्रोडक्शन है तो वो मैं अब बताती हूँ जनाब कि ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब के बेटे हैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के पोते हैं। अब मैं बता रही हूँ। सो इतने बड़ी शायराना फैमिली के सपूत, खुद कभी शायरी की? नहीं, खुद तो मुझे कभी नहीं की? नहीं, बस पढ़ने की हद तक शौक। कभी गाना गाया? गाना बस लब पे आती है दुआ बन की तरह मेरी, वही इसके बाद कभी नहीं गाया? नहीं, उतना कोई उसका भी वो नहीं रहा शौक। अच्छा, शायरी आपने कभी नहीं की? नहीं, शायरी नहीं। अच्छा, फारसी सीखी? फारसी नहीं जी, थोड़ी बहुत सीखी। जब मैं अमेरिका में कॉलेज में था तो वहाँ फारसी की भी एक क्लास होती थी लैंग्वेज स्कूल में। तो मैं एनरोल्ड था बिजनेस स्कूल में। मेरे जो कोर्सेज थे वो इस तरह थे, फाइनेंस और अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, वो और बीच में इलेक्टिव्स की होती थी चॉइस। अमेरिका में तालीम का ये होता है कि आप अपने उससे बाहर भी आप एस्ट्रोनॉमी का कोर्स ले सकते हैं, आप सोशियोलॉजी का कोर्स ले सकते हैं, आप साइकोलॉजी का, सिमिलरली लैंग्वेज कोर्स भी अवेलेबल अगर हो आपकी यूनिवर्सिटी में और उसमें जगह हो तो आपको मिल सकती है। तो मैंने एक सेमेस्टर जो था वो फारसी का एनरोल किया और एक अमेरिकी शख्स थे जो पढ़ाते थे, वो उन्होंने बहुत वक्त ईरान में गुजारा था और उस तरह से। सो उसमें मैंने जब देखें, मुझे ये नहीं कि शौक नहीं था, लेकिन मेरे जो मेन कोर्सेज थे उनका इतना ज़्यादा बोझ था और लैंग्वेज के कोर्स, और वो मेन कोर्सेज थे कोई कॉर्पोरेट फाइनेंस का कोर्स जिसमें आप वो कैश फ्लोज पढ़ रहे हैं और ये और वो, और इतना होमवर्क मिल रहा है, और अकाउंटिंग के कोर्सेज बड़े वो लंबे प्रॉब्लम्स होते हैं। I can imagine, मैंने भी पढ़ी तो बड़ा होमवर्क करना पड़ता था। अच्छा, वो हफ्ते में वो 2 दफा कोई कोर्स होता था। 1.5 घंटे की क्लास ट्यूसडे को हो गई, 1.5 घंटे की क्लास थर्सडे को हो गई, और बीच में होमवर्क ही होमवर्क। और फिर कुछ होते थे जिनकी 1 घंटे की क्लास मंडे, 1 घंटे की क्लास वेंसडे, 1 घंटे की क्लास फ्राइडे। लैंग्वेज कोर्सेज का ये होता था रोज क्लास होती थी और रोज होमवर्क मिलता था। तो वो तो मतलब वो तो दूसरे 2.5-3 हफ्ते गुजरे तो मैंने कान पकड़े, मैं ये किधर मारा गया मैं। ये नहीं कि मुझे दिलचस्पी नहीं थी उसमें, वो उसमें सारे उसमें स्कीम ऑफ थिंग्स में वो फिट ही नहीं आ रहा था, तो बड़ा वो मुश्किल पेश आई मुझे। अच्छा फरीद साहब, आप कौन सी गेम को ज्यादा पसंद करते हैं? आजकल तो वैसे सारे क्रिकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान माशाल्लाह जीत भी गया तो हमारी ईद भी बड़ी जबरदस्त हो गई, लेकिन पर्सनली आपने कौन सी खेल खेली है जो खुद? मैंने बैडमिंटन बहुत खेला। रियली? जी जी। अच्छा, बैडमिंटन में काफ़ी जो है ना जी, यहाँ लाहौर में कई टीमों को हमारी टीम ने हराया था, तो हम इसमें काफ़ी। अभी आप बैडमिंटन खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते? याद है? नहीं, अब खड़े हो गए तो बंदा मार ही सकता है। वो तो खैर कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि जी आउट ऑफ प्रैक्टिस आदमी हो जाए ना जी, तो फिर दिल नहीं करता एक चीज जो कि आपका वो है, लाजमी करता है। देखिए, आप सबसे पॉलिटिकल बातें तो सारे लोग करते ही रहते हैं, सारा साल करते हैं। आज ईद के दिन जो है ना, हम एक्चुअली ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं द ह्यूमन बीइंग इनसाइड अस, जो असल इंसान हमारे अंदर है, क्योंकि वो पता है अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अब कोई पॉलिटिशियन कुछ भी कर रहा होगा, वो कोई भी गलत, वो ऐसे करके कोई चीज नीचे फेंक देगा, कहेंगे हाँ इसने फेंक दी, या वो कोई सिगरेट भी पी रहा होगा, वो कहेंगे हाँ ये तो सिगरेट पीता है। तो वो आप लोग जो है ना वो एक डिफरेंट उसके अंदर आ जाते हैं। मैंने जैसे कहा था ना कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों में बैठकर मजाक भी करते थे, मजाक भी आपकी बहुत ज्यादा चीजें
फिर आपने अपनी ज़ौजे मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अपने दौड़ का मुकाबला किया, यानी ये कोई तसव्वुर कर रेस सकता है? लगाई? जी जी, यानी ये वाक़या आता है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि एक मरतबा मैं आगे निकल गई, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए। तो मतलब ये कोई तसव्वुर कर सकता है? ये जो आजकल के मैं बता रही हूँ, वो कहते हैं ऐसे करके देखना है अपनी बीवी को, ऐसे बात हाँ, करनी है। मतलब ये ना कि एक प्रैक्टिकल लाइफ है और इसमें सारी चीज़ें हैं, जिन्हें इस्लाम को पेश ऐसे किया जाता है जैसे ये कोई खुदा न खास्ता कोई एक बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। वो इंसानी फितरत है, यानी इस्लाम दीन फितरत है, जो फितरत में है वो है। अच्छा, आपने बस हदूद इस्लाम बयान कर बेगम के साथ कभी बैडमिंटन खेला? नहीं, बेगम के साथ नहीं खेला, लेकिन नहीं दिया। अच्छा, हाँ, पुराने दौर में, यानी तभी की बात करी ना कि आपने जिस तरह बेगम के साथ कभी बैडमिंटन खेला। कौन जीता? मैं तो यही कहूंगा कि मैं ही जीता। हाँ, ये तो है, लेकिन आपकी बात सही है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत मुश्किल बना देते हैं, हर चीज़ को बहुत सकील कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको कौन से खेल में दिलचस्पी है? ऐसा खेल जिसमें मैं खुद अपना खुद खेलें? गोल्फ नहीं है, हालांकि मतलब मेरे क्लास फेलोज और जो मेरे उम्र के लोग हैं उनको उसका बड़ा शौक है। मेरे अब्बू इतनी गोल्फ खेलते हैं, वो मुझे 2-3 दफा लगे कि कितनी बोरिंग है। आपने कभी गोल्फ खेली है फरीद साहब? देखी है, एक दफा मार के भी चले जाओ सो जाओ। अच्छा, तो वैसे ये है कि जब मैं इंग्लिस्तान में पढ़ रहा था तो क्रिकेट भी खेली। अच्छा। विकेट कीपर था मैं अपने कॉलेज की टीम का। विकेट कीपर? ये कौन सी? किसी ना किसी को तो बनना पड़ता है ना विकेट कीपर। और ये देखें कि सरफराज अहमद भी विकेट कीपर हैं, जिन्होंने जीत के लाए हैं वर्ल्ड कप। देखा आपने? आके कह रहे? मैंने कहा मुश्किल है ये काम है, बज़ाहिर आसान नहीं, यानी विकेट कीपर बनना बज़ाहिर आसान समझा जाता है, लेकिन बड़ा इन्हिसार होता है। अच्छा, वहाँ कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। ये बड़ी बात है, पूरी टीम कहती है तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने क्यों नहीं किया। लेकिन ये है कि अब तो खैर क्रिकेट वगैरह नहीं खेलते, लेकिन ये है कि अगर कोई किसी स्पोर्ट का मुझे शौक है जो कि मैं डेली बेसिस पे उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, वो स्विमिंग है। और खासकर अभी आप स्विमिंग करते हैं? स्विमिंग में करता हूँ, दिस इज नाइस। गर्मियों में खासकर, और सर्दियों में भी किया करता था। मेरे जो वो हेल्थ क्लब है, मेरे हेल्थ क्लब में हीटेड पूल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गैस आना बंद हो गया। मैं तकरीबन 10 साल से वहाँ मेंबर हूँ, और पहले 4 साल वहाँ गैस आती थी। इतनी गैस आती थी कि स्विमिंग पूल को गर्म कर दिया गया। लेकिन अब स्विमिंग पूल सर्दियों में गर्म नहीं होते। जी, तो बस यही है सिलसिला। और वो उसके लिए वाकई बहुत गैस चाहिए होती है, क्योंकि स्विमिंग पूल एक 25 मीटर की लंबाई का स्विमिंग पूल जो होता है, उसमें पानी का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि उसके लिए फिर अच्छी खासी वो जो उसका बॉयलर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और उसको अच्छा, आपने कभी स्विमिंग की? जी की है। नहर में कभी? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्विमिंग पूल है ना जी, उसमें अच्छा वैसे देखिए हम लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो यूजुअली ऐसा ही हो जाता है, जैसे आपने कभी स्विमिंग नहीं की होगी, कभी बैडमिंटन नहीं खेला होगा। अच्छा, मैं एक और बता दूं, मैंने पेंटिंग भी की है, यानी मुसव्वरी भी की है। हालांकि वो आमतौर पे ये तस्वीर नहीं होता, नहीं है। यूनिवर्सिटी के ज़माने तक मैं यानी इसमें, तो अब नहीं करते? अब वक्त ही नहीं मिलते। पेंटिंग का तो एक एडिक्शन होती है। होता है, लेकिन और ये होता भी कुदरती है। हालांकि मेरे पास ड्राइंग का मजमून भी नहीं था, मैंने अरबी रखी हुई थी यहाँ, लेकिन बस कुदरती ही था, अल्लाह ताला ने। तो अभी आपके पास आपकी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं? पड़ी थी। अब मेरा ख्याल यह है कि वो फेसबुक में कहीं कोई 2-4 चलती हैं, वरना। अच्छा जी, फरीद साहब, अगर आपको एक साहब के साथ ईद गुजारनी है और आपके पास ऑप्शन यही है, जरदारी साहब, नवाज शरीफ या फिर इमरान खान, किसके साथ गुजारें? नहीं, देखा ना, ऑप्शन आप मुकर्रर कर रही हैं ना। आप ऑप्शन जरा वसी करें। अच्छा। यानी यह है ना कि जी पहले ये है कि जी चीज़ें सारी जो हैं वो 1-2 पार्टियों के अंदर ही रहती हैं, तो चलें 2 से 3 हो गए, 3 से 4 भी हो सकती है। यानी जमात इस्लामी खुद भी एक है, सिराजुल हक साहब के साथ भी, तो मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि मैं सिराजुल हक साहब के साथ। और अगर सारे आ गए तो बड़ी अच्छी बात है। यानी ये अगर ये भी एक हमारा समाजी रवैया है कि चाहे मुखालफतें जितनी भी हों, लेकिन मिल बैठ के भी सिराजुल हक साहब हमेशा सुलह कराने वाले बंदे, हमने हमेशा उनके बारे में ही देखा। तो जनाब, हमें एक और बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है, जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और जिन्होंने हमेशा ना सिर्फ अच्छी बातें की, अच्छी बातें आपको अपने नगमों में सुनाई, बल्कि वो प्रैक्टिकली भी उतने ही अच्छे आदमी, और मैं उनकी पता नहीं क्यों हमेशा तारीफें करती हूँ। बाकी सिंगर जो हैं वो मेरे से नाराज हो जाते हैं इस बात पर, लेकिन मजे की बात यह है कि अब उन्होंने फाइनली, जो मैं उनको हमेशा बोलती रहती थी कि आप जो है ना बस बातें करते रहते, मैं करके दिखाएं, तो अब उन्होंने अपनी पार्टी अनाउंस कर दी, बराबरी पार्टी। यू मस्ट हैव गेस्ड अबाउट इट। जनाब जवाद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको पता है सारे सिंगर्स में से नाराज हो जाते हैं, कहते जब जवाद अहमद आते तुम बड़ी तारीफें करती हो, हमारी तुम तारीफें करती नहीं हो।
क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कोई? बहुत अच्छा है, यही तो मैं कहती हूँ। दिस इज व्हाट आई से। अच्छा, जो क्वेश्चन मैंने फरीद साहब से किया, अभी मैं वलीद साहब से भी करूंगी। अब आपके पास ऑप्शन थोड़ी सी चेंज होगी। अब आपके पास आगे जी ईद करनी है आपने, सिराजुल हक साहब, नवाज शरीफ और जरदारी। मैं सिराजुल हक साहब के साथ जो है ईद गुजारूंगा जी। ईद का दिन नहीं गुजारना अच्छा ना। चलिए, किसके साथ आप बिल्कुल नहीं गुजारना चाहेंगे इनमें से? बाकी दोनों के साथ नहीं गुजारना चाहूंगा। बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ही मैंने सिराजुल हक साहब का नाम लिया। और सिराजुल हक साहब को तो मैं जब मैं खुद मिला था तो उनको मैंने पहली दफा ही जिक्र कर दिया था। लाहौर हाईकोर्ट बार के एक फंक्शन पे, वो बांग्लादेश में जो फांसियां दी जा रही थी उसके ऊपर फंक्शन था, तो साद रफीक साहब आए हुए थे, PMLN से, जमात इस्लामी से सिराजुल हक साहब थे, तहरीक इंसाफ से मैं नुमाइंदगी कर रहा था। तो मेरे साथ वो स्टेज पे बैठे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आपने जो अपना उहदा संभालने के बाद यानी कि जो सरबराह जमात इस्लामी की जो पहली तकरीर की थी लाहौर के, शायद वो दूसरी तकरीर थी, यानी पहली लाहौर में की थी, दूसरी की रावलपिंडी में। बहरहाल जी मैंने कहा जी उस तकरीर में बड़ी अच्छी बात मुझे एक लगी थी कि अगर हमारे आइन के आर्टिकल 62 और 63 को हकीकी तौर पर लागू किया जाए, ये उनके अल्फाज थे और मैं अक्सर दोहराता भी हूँ, अगर हमारे आइन के आर्टिकल 62 और 63 को हकीकी तौर पर लागू किया जाए तो 75% लोग जो ऐवानों में बैठे हुए हैं वो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। ये सिराजुल हक साहब, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा जी, जवाद अहमद साहब, सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको बराबरी पार्टी की, और दूसरा मैंने आपकी बाकायदा पोस्ट लगाई, लोगों को बताया कि जनाब ये पार्टी आ रही है, तो दे हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो अपनी पहले पार्टी के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बताएं। देखिए, हमारा तो जो है ना, जो स्टांस है वो सरमायादारी निज़ाम के हवाले से हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना चेंजेस आ रही हैं। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ऐसे चल रही है जैसे लोग आपस में इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, या वो कहते हैं ये गलत है, वो कहते हैं ये गलत है, वो कहता है जी मुझे खुदा ने सब कुछ दिया, वो कहता है जी मुझे खुदा ने सब कुछ दिया। तो इस तरह की लड़ाइयाँ हैं जो कि हम समझते हैं कि जो कि स्टेट, जो रियासत है या जो गवर्नमेंट है या हुकूमत है, टोटल जो सिस्टम है, जो आपका यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे अजारादारी जिस की भी है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। बात सिर्फ इस पे हो रही है कि जी आपस में कौन बुरा है और कौन अच्छा है। असल मसला ये है कि कोई अच्छा बुरा नहीं होता। देखें, हर बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा होता है, हर खावंद अपनी बीवी के लिए अच्छा होता है, तो माँ बाप के लिए सब अच्छे होते हैं। तो ये मोहब्बत प्यार जो है ना, वो तो अच्छे आदमी। दूसरी वाली बात पे बहुत सारी औरतों ने ना कहा होगा कि नहीं नहीं ये गलत है, हर खावंद अपनी बीवी के लिए अच्छा होता है। लेकिन चलें, मतलब कम से कम एक रख रखाव की हद तक तो होता ही है ना, और लोग उनको पालते भी हैं, उनको पैसे भी देते हैं, तो अच्छा ही होता आदमी जो इस तरह सब कुछ कर रहा होता है फैमिली के लिए। लेकिन एक इंसान का एक इकोनॉमिक कैरेक्टर भी होता है। वो जो इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है वो सबसे ज़रूरी होता है, जिसके ऊपर हम बात की जाए कि वो जागीरदार है, वो सरमायादार है, वो लैंड माफिया का आदमी है, वो टिम्बर माफिया का आदमी है, वो इस मुल्क के अंदर जो जितनी भी करप्शन होती है उसके अंदर उसके अपनी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का वो जो होल्ड करता है उसके अंदर उसका कितना हाथ है, इस पे बात नहीं हो रही। अब दुनिया में मिसाल के तौर पे अब USA जो पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा उसी का है, USA के अंदर इस वक्त बर्नी सैंडर्स एक आदमी है जो कि ये बात कर रहा है कि जी इस मुल्क में वर्किंग क्लास की एक पार्टी बनी जाएगी। भुट्टो ने पहले एक दफा बात की थी वर्किंग क्लास की, उसके बाद बहुत कम हो गई थी बात होनी। मैं भुट्टो साहब ने बात की थी मजदूर किसान की, लेकिन भुट्टो साहब की भी पार्लियामेंट में बहुत सारे जागीरदार थे, वो खुद भी एक जागीरदार थे। उसमें हम तो अगर आपकी पार्टी में जागीरदार आ गए फिर नहीं, वो आ ही नहीं सकते। हमारी पार्टी में कैसे आ सकते हैं? जैसे पार्टी तो पैसों से नहीं चलती। नहीं तो पैसे, आपका क्या मतलब है कि जो लोग मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास थोड़े बहुत पैसे तो होते हैं ना, और अगर वो आप उन्होंने उसी इलेक्शन के अंदर उसी तरीके से जाना है जिस तरह सब जा रहे हैं और जिस तरीके से इलेक्टेबल्स को लिया जा रहा है, तो फिर तो सियासत भी वही रहेगी, रियासत भी वही रहेगी, हुकूमतें भी वही रहेंगी और इजारादारी भी वही रहेगी। तो यानी आपको पूरा प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। सारी पार्टी से आपने इसलिए कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, अपनी पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि आपको लगता है कि मजदूर या मिडिल क्लास की कोई पार्टी नहीं है। हम बिल्कुल हम समझते हैं कि मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करने वाले मिडिल क्लास के लोग ही हो सकते हैं और गरीब की नुमाइंदगी करने वाले गरीब लोग हो सकते हैं। और अगर ये दोनों पार्लियामेंट में नहीं जाते और ये अपने इकोनॉमिक कैरेक्टर के साथ नहीं जाते तो ये इनके लिए कभी कोई कानून साजी नहीं करेगा, ये सारा झूठ होता है। बाकी रह गए इकोनॉमिक क्वेश्चंस कि इन्होंने क्या करना है, कौन से रिफॉर्म्स ये करेंगे वो करेंगे सब करेंगे,
ये सारा का सारा इकोनॉमी के साइज पे डिपेंड करता है। आप इकोनॉमी को किस तरह देखते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिर उसकी आप डिटेल्स में जाके कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पैसा सर्व करेंगे, एट द एंड ऑफ द डे तो इकोनॉमी का साइज है ना। हम समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हम जो पॉलिटिक्स की बात करते हैं उसमें इकोनॉमी का साइज ही चेंज हो सकता है। अच्छा। अगर वो पैसा सारा जो चंद लोगों के हाथों में है वो वापस लिया जाए उनसे और ये रिफॉर्म्स करके लिया जाए। ये नहीं, आप देखें इस मुल्क के अंदर जितनी जमीन है ना वो कोई इंसानों की जो नामों पे हुई है, वो असल में तो खुदा की जमीन है, वो सबको दी थी उसने। इन लोगों ने उन जमीनों पे कब्जे कर लिए हैं। अब मतलब एक टाइम अगर ऐसा आ जाए कि सारी जमीनों पे सब लोग कब्जा कर लें तो मुझे बताएं, ये तो किसी का रिस्क भी रोक लेंगे, किसी को रहने को घर नहीं मिलेगा। और ये हो रहा है, और ये होना शुरू हो गया है कि लोग अब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का मतलब ये लेते हैं कि जहाँ जमीनें ज्यादा महंगी हों, जहाँ पे जो है महंगाई जो है वो ज्यादा हो, लोग जो है वो कहें जी बाहर की चीजें लेनी है, आपकी एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट ज्यादा हो, तो लोग कहते हैं जी यहाँ पे तो बड़ा जबरदस्त लोग लॉन्स ले रहे हो। ये आपका इस वक्त जो है ना कल्चर बना हुआ है। और जो गरीब आदमी है उसका ये हाल है कि उसको 15,000 मिनिमम वेज मिलती है पख्तूनख्वा में, उसको 14,000 मिनिमम वेज मिलती है पंजाब में, और 14,000 मिलती है सिंध में, 14,000 मिलती है बलूचिस्तान में, और ये सारे के सारे उनको मिनिमम वेज मिलती नहीं है। ये वाली मिलती वो 8,000 10,000। वली साहब आपसे पूछेंगे कि आपने ये सारी बातें सुनी तो आपको क्या लग रहा है इनकी पार्टी का जो भी मकसद है, जो भी मजदूरों के लिए काम करें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये बातें तो बड़ी अच्छी हैं और अगर ये हकीकी तौर पे इम्प्लीमेंट हो तो कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना और एक पॉलिटिकल पार्टी को इस लेवल तक लेके जाना कि वो एक्चुअली इस पार्लिमानी निज़ाम में कामयाब हो, कोई इतना आसान काम नहीं होता। और ये पूरे खत्ते में इस तरह ही है। ये फ्रांस में है, आप देख लें, वो अलग बात है। अब ये फ्रांस के मौजूदा सदर जो है 39 साल उनकी उम्र है और उन्होंने 1.5 साल पहले ये पार्टी बनाई है अपनी, मार्च ऑन, उसका फ्रांसीसी में जो भी नाम है उसका तर्जुमा अंग्रेजी में होता है कदम बढ़ाओ या मार्च ऑन। और वो 1 साल या 1.5 साल में ना सिर्फ वो सदारती इंतखाब जीते बल्कि उनके यहाँ जो पार्लिमानी जो लेजिस्लेचर है उसमें भी लैंडस्लाइड उनको यानी कि आपको लग रहा है कि समथिंग, वो फ्रांस है। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इंडिया ही देख लें, आप इंडिया देख लें, मतलब ज्यादा एक डेवलप्ड जमहूरियत है। वहां पर उनके भी कोई माहिर आए हुए थे कुछ दिन पहले, ये खुर्शीद कसूरी साहब की किताब की वो कुछ रूनुमाई करने या क्या, या उनके दोस्त थे जिनकी वहां रूनुमाई उन्होंने की थी, कुलकर्णी ऐसा उनका नाम, जिसपे बड़ा अजीब सा बिहेवियर उन पे स्याही फेंकी गई थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये एक कांग्रेस पार्टी है और एक बीजेपी है, मैंने कहा जी नेशनल लेवल के ऊपर क्या कोई तीसरी पार्टी पोटेंशियल रखती है जिसमें आम आदमी पार्टी है जिसको दिल्ली में उन्होंने जीत लिया है, वो जो अरविंद केजरीवाल हैं, या तृणमूल पार्टी है जिसने बंगाल की एक 40 साल से वहां कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था और बड़ी क्लीन गवर्नमेंट मानी जाती थी, नॉन करप्ट गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल, उसको उन्होंने पछाड़ दिया। एक ये चंद साल पहले एक पार्टी बनाई, ममता बनर्जी उनकी वहां की चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उनका जवाब यही था और नजर भी यही आता है कि मकामी सतह पर कुछ पार्टियां कुछ ना कुछ कर लेती हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे एक पार्टी का इस तरह से, मतलब लोग गलत फहमी में होते हैं। जनरल मुशर्रफ बड़ी गलत फहमी में थे कि उनके पता नहीं कितने 0.5 मिलियन के 1.5 मिलियन वो ट्विटर पे अगर फॉलोअर्स हैं, तो एयरपोर्ट पे गए तो 150 बंदा भी नहीं था। जब कराची एयरपोर्ट पे उतरे तो 150 बंदा भी नहीं था। मेरे 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, मैं कहती हूं। तो ये इतना आसान काम। एक और बात ये है कि इस देखें मिडिल क्लास की पार्टीज जो हैं पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें जो एलानिया मिडिल क्लास की हैं और जो वाकई मिडिल क्लास के लोगों को जो है पार्लियामेंट में लेके आती हैं, जमात इस्लामी, लेकिन ये बहुत अच्छी इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ये बहुत ऊपर गए। आप लोग भी मिडिल क्लास के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे बहुत ऊपर, और वोट बैंक बहुत गिर चुका है इनका। MQM एलानिया एक मेरी अर्ज सुन लें। अच्छा। एक टेलीविजन प्रोग्राम पे लंदन में इमरान खान साहब और डॉक्टर इमरान फारूक जो MQM के बानियों में से वफात पा गए, उनको कत्ल हो गया, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, दोनों बैठे हुए थे और मेज़बान उनसे पूछ रहा था कि इमरान खान साहब आप बताएं ये मिडिल क्लास की पार्टी है या जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ है, ये मॉडर्न है, ये सेक्युलर है, इनकी बहुत सी ये खूबियां हैं, तो आप इनसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं? ये वो वक्त है जब लॉयर्स मूवमेंट में उनसे खूब हमने मुकाबला किया हुआ था और वो खान साहब केस लेके गए हुए थे कि हम वहाँ स्कॉटलैंड यार्ड पे केस करेंगे उनके खिलाफ। तो इमरान खान साहब ने कहा था ये हर बात इनकी जो है मैं इससे एग्री करता हूँ, सवाए बस बंदूक की सियासत छोड़ दें। ये मैंने कहा ना, तो मिडिल क्लास की पार्टीज हैं,
लेकिन उनकी और खामियां जो हैं वो इस तरह की मौजूद चलें, हैं। अब- फिर उनके लीडर ने जिस तरह की बातें करना शुरू कर दी, इदारों पे हमले करना शुरू कर दिए, लेकिन आप उनके कोई असेंबली के मेंबर को देख लें, वो कहां से आए हुए हैं, कोई जागीरदार नहीं है, कोई वो नहीं। इस तरह इमरान खान साहब किसी जागीरदार के बेटे नहीं, ना बाप सियासतदान, ना दादा सियासतदान, ना खुद कोई जागीरदार या सनतकार या कोई ऐसे। यस, उसके अलावा जो दो पार्टियां अभी अब थर्ड नंबर पे आ गई है, पीपल्स पार्टी, लेकिन जो पिछले 20 साल से दो पार्टियों का तसल्लुत रहा है वो यही जागीरदाराना या सनतकाराना रही है। ये तो एक खिलाड़ी थे। फरीद साहब, आपसे हम पूछेंगे कि आपको जवाद अहमद साहब की पार्टी के बारे में भी आपने सुना, उनके बारे में सुना कि वो तकरीबन ऑलमोस्ट वही बातें करें जो कि आपकी पार्टी की है, कि वो गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए काम करें, तो आपको क्या होप्स है? देखना, जमात इस्लामी मिडिल क्लास है, कोई हमारे साथ जागीरदार नहीं है, कोई पार्टियां छोड़ छाड़ के आप इनको सेकंड कई नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं अभी बात कर लूँ तो ये करेंगे ताई। मतलब ये है ना कि जी कोई नहीं, ये एमक्यूएम का नाम लिया, एमक्यूएम में मिडिल क्लास से लोग शुरू होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास नहीं रहते, उनमें से बड़े अमीर हो जाते, खुद वो कहते हैं। यानी इल्ताफ हुसैन साहब की आपको तकरीर याद होगी, उन्होंने कहा मोटरसाइकिलों पे तुम आए थे, आज पिजारों पे फिर रहे हो, आज पराडों पे फिर, अपने लोगों को वो कह रहे थे। वहां नहीं रहता, मिडिल क्लास नहीं रहता। ये जमात इस्लामी है कि जिसमें लोग मिडिल क्लास के आते हैं, कोई करप्शन नहीं, कोई बदउनवानी नहीं, किसी फहरिस्त में नाम नहीं, कोई कर्जे नहीं, कोई कर्जे माफ नहीं करवाए, और ये कि मतलब इक्तदार पे रहे हैं। कराची में 3 मरतबा जो है ज़िली हुकूमत हमारे पास रही, सूबा सराज में 2 मरतबा सिराजुल हक साहब सीनियर मिनिस्टर रहे, इस वक्त हमारे मिनिस्टर हैं। हमारे 150 के करीब अफराद मुख्तलिफ औकात में असम्बलियों में गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे नाम, कोई करप्शन, कोई ये नहीं है। हम ये समझते हैं ये बात जो इन्होंने किया ये हमारे मंशूर में शामिल है। अच्छा। और बहुत पुरानी शामिल है। हम कहते हैं कि ये जागीरें जितनी इस वक्त हैं ये या मुगलों ने दी थी या अंग्रेजों ने दी थी। ये किसी की वो नहीं है कि मेहनत करके रिस्क हलाल से, ये वो खानदान थे कि जिन्होंने अंग्रेजों को फौज, उनकी फौज के लिए उन्होंने घोड़े पाले, या ये आज़ादी के लोगों पर, आज़ादी के जो मुजाहिद थे उन पे गोलियां चलाई और उनको अंग्रेज़ों को पकड़ पकड़ के उनको दिया। आज जो जागीरदार ख़ानदान, तीसरी चौथी नस्ल जिनकी असम्बलियों में बैठी है, उनकी हिस्ट्री आप देख लेना तो वो ये है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये जागीरें जब्त होनी चाहिए। गरीब आदमी को, यानी जो हम पर सदियों से लोग मुजारे चले आ रहे हैं, नस्ल दर नस्ल लोग गुलाम होते चले जा रहे हैं, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके लिए खुद इस्लाम के अंदर रास्ते मौजूद हैं। एक वक्त के अंदर सोशलिज्म के अंदर एक ये थी, इस्लाम तो दिन में 5 मरतबा बराबर कर देता है, अमीर और गरीब को बराबर कर देता है। गरीब पहले आता है, अगली सफ में चला जाता है, अमीर बाद में आता है, पिछली सफ में खड़ा होता है। ऐन मुमकिन है कि अगली सफ के अंदर खड़े हुए गरीब आदमी के जहां पांव आ रहे हों, पिछली सफ के अंदर किसी वीआईपी का वहां सर आ रहा हो, तो ये है। यानी हम उसका हल इस्लाम के अंदर ढूंढते हैं और मौजूद है। अच्छा, आप मुझे बताएं ना जवाद साहब कि आपने अपनी पार्टी का गाना तैयार किया कि नहीं? अबरारुल हक ने कितने पीटीआई के गाने बना दिए, आपने अभी तक हमें कोई गाना नहीं सुना पार्टी। देखिए, थोड़ी सी सीरियस बात मेरे ख्याल होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो पहले पीटीआई के वाले से बात हो रही थी, पीटीआई में मिडिल क्लास होंगे और भी लोग होंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स है सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज पे वो इलेक्शन लड़वाएंगे आइंदा, वही लोग होंगे जो जिनकी इजारादारी अपने अपने इलाकों में, और इसमें कोई शक नहीं है। इसमें किसी से आप पूछ लें, ज्यादातर लोग वही हैं। इवन इनके जो पॉलिटिक्स तो चल रहे हैं वो भी पैसे के ऊपर ही चल रहे हैं ना। लोग जो पैसे वाले हैं वही पैसा लगा रहे हैं। कैसे कराएंगे आप? ये तो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी। मैं वही तो बताने लगा हूं ना। इसलिए आप हमारे साथ उनको नहीं अभी कंपेयर कर सकते। शुरू में जब वो आए थे तो बिल्कुल हो सकता था तो वो इस तरह करते, हो सकता था कि बहुत से नौजवान उनकी तरफ जाते भी इस तरह के जो कि आप नहीं जाएंगे। तो ये एक मसला होता है कि आप क्या शॉर्टकट ढूंढते हैं पावर में जाने के लिए। जो शॉर्टकट्स होते हैं ना वो इसलिए ढूंढे जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर खुदा ने ये ठेका मुझे दे दिया है कि मुझे ही ठीक करना है सब कुछ। ये ठेका भुट्टो साहब को भी मिला था, ये ठेका जो है वो जावलक साहब को भी मिला था। उन सब ने अपने अपने तरीके से जो कुछ इस कौम का हाल किया और उसके बाद भी लोगों ने किया। आप मुशर्रफ साहब ने भी किया, उसके बाद भी अभी तक कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये देखना है कि क्या आपका रास्ता ठीक है। अगर आपका रास्ता ठीक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना अर्सा लगे, और अगर ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं दूसरी बात इनसे इनकी करता हूँ, देखें मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ जमात इस्लामी की भी, और तमाम वो पार्टीज और तमाम वो लोग भी उन पार्टीज में जो मिडिल क्लास से हैं या मजदूर किसान क्लास से हैं, मेहनत कश क्लास से हैं।
प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो पहले वलीद साहब ने बात की वो बात ठीक है, ये बड़ा मुश्किल होता है कि कोई पार्टी रीजनल साइज से अपने निकल गए, रीजनल जो उसकी कैपेसिटी है पॉलिटिक्स करने की, उससे निकल के नेशनल लेवल पे चली जाए। अब वो नेशनल लेवल पे क्यों नहीं जा रही, उनको खुद अपना मुहासबा करना चाहिए, वो क्यों नहीं जा पा रहे। लेकिन जहां तक मजहब की बात है ना, मजहब अपना अपना होता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हो सकता है हमारी पार्टी में कोई क्रिश्चियन आए जो कि पाकिस्तानी हो, इसी तरह किसी और मुल्क में पाकिस्तानी जहाँ रहते हैं वहाँ वो पाकिस्तानी मुसलमान होते हैं लेकिन वो साथ यूएस सिटीजन होते हैं। और अगर उनको कहा जाए ना कि आपके दोनों पासपोर्ट में से कौन सा छोड़ेंगे, अगर छोड़ना पड़ जाए तो पाकिस्तान का छोड़ेंगे। अच्छा, तो इसलिए नहीं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब लोग इकट्ठे खड़े होते हैं नमाज में तो सबको पता है कि बराबर उस टाइम पे होते हैं, लेकिन जब वो वापस जाते हैं ना तो उनका इकोनॉमिक कैरेक्टर उनके साथ जाता है। एक बंदा महल में जाता है, एक बंदा पहला टिकट किसको देंगे, मजदूर को देंगे, बिजनेसमैन को देंगे, किसान को देंगे? पहला टिकट नहीं होता इसमें हमें ये नहीं है कि मजदूरों की को खड़ा कर दिया, किसानों को। हम ट्रेंड लोगों को खड़ा, पढ़े लिखे लोगों को नहीं, ट्रेंड। कई दफा गरीब लोग ज्यादा ट्रेंड होते हैं। आप नजरियाती लोग होते हैं ना, जब आपके नजरियात पीछे होते हैं, आपकी आइडियोलॉजी होती है, फिलोसॉफिकली आपने चीजों को पढ़ा होता है, आपने स्टडी साइकिल्स किए होते हैं, आपने 50 चीजें की होती हैं, तो आपका एक पूरा आप समझे फाउंडेशन या बेस होता है नॉलेज का, उसको हम इम्पार्ट करते हैं और उसको हम कार्डर्स कहते हैं। वो इनके भी हैं, वो कार्डर बिल्डिंग जो होती है, या कैडर्स भी उसको कहते हैं, लोग कैडर्स भी कहते हैं, उसके डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो ये जो चीज होती है ये बताती है कि पार्टी के अंदर स्ट्रक्चर जो है, उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर लोग मौजूद हैं और वो एक कैडर से दूसरे कैडर में जो जाते हैं वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो जाते हैं। तो वो इस तरह की तंजीमें होती हैं। चलें जी, ईद का दिन है और हमें बहुत खुशी है कि अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं बहुत चिढ़ती थी जब मैं ऐसे कोई प्रोग्राम्स देख रही होती थी जिसमें जो होस्ट होती है वो शायद खुद लड़ा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, इधर से कोई बोल रहा है, उधर से बोल रहा है, उधर से बोल रहा है, डिफरेंट पार्टीज के लोग। लेकिन अभी माशाल्लाह 3 पार्टीज के लोग बैठे हैं और आप तीनों ने एक दूसरे की फेवर में बात की, विच इज समथिंग दैट ऑल दिस नेशन शुड सी। और हमें इसको चेरिश करना चाहिए कि अब चूंकि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, स्टेबल लोग आ रहे हैं, बिकॉज हम तो यही बात कर सकते हैं कि हम जब उन लोगों को लड़ते हुए देखते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, बहुत बुरा लगता है कि कोई लड़ रहा है, फिर वो ऐसे करके डेस्क उठाकर पटक के जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बीप 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 दरमियान में सुनाई दे रही है। सो दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, जो भी जिस पार्टी का भी मंशूर है, जो भी जैसे हैं उस चीज को रिस्पेक्ट करें। स्पेशली भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ तो मुझे इंडियंस की तो आदत है कि जब भी वो मैच जीतते हैं वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी अजीबोगरीब बातें लिखते हैं। तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि हमारी कौम ने, हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत रिस्पेक्ट से इंडिया के बारे में बात की और कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको आप कहेंगे कि बिलो द बेल्ट उन्होंने कोई बात की, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं थी। सो दिस इज व्हाट हमारी नेशन जो है, हमारी लैंग्वेज, हमारी बातें, वो सब रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। और आज ईद का दिन है, हम चूंकि बहुत अरसे बाद जो है वो दोपहर का खाना भी खाएंगे और सारा दिन खाते रहेंगे। मुझे च्युइंगम खाने का इतना शौक है एंड आई वाज लिटरली आई हैड अ क्रेविंग फॉर च्युइंगम। तो हम पूछेंगे वलीद साहब सबसे पहले कि किस चीज की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है कि जो सारा दिन में आदत पड़ी होती है कि मैं खाता रहूं? नहीं, खाने से ज्यादा तो आई थिंक गर्मियों का जब रोजे होते हैं तो प्यास ज्यादा लगती है। और चाय का मैं बहुत ज्यादा कोई इतना शौकीन नहीं हूँ। अच्छा। मैं दिन के 2-3 कप ही पीता हूँ, बस सुबह नाश्ते पे, दोपहर में एक और शाम को चाय के तो टाइम। किसी ऐसे सिर्फ पानी की क्रेविंग होती है? पानी या किसी और सॉफ्ट ड्रिंक की, खैर वो भी कोई इतनी ज्यादा सेहत के लिए तो अच्छी नहीं होती। क्या करें, उसके बगैर मिर्च वाला खाना नहीं ना खाया जाता हमसे। वो मतलब कोई रूह अफ़ज़ा, नींबू पानी, इस तरह की क्रेविंग्स जो हैं वो गर्मी में खासकर जब रोजा होता है। फ्रिजी ड्रिंक्स आप नहीं पीते? फ्रिजी ड्रिंक्स कम मैं पीता हूँ। जाहिर है बचपन से एक शौक तो है, लेकिन ये है कि जब कोई अभी किसी रोज अफ्तारी पे भी किसी ने आके रख दी तो किसी का ड्रिंक का कैन या कोई नहीं पी जाती, सो बस 2 सिप्स ले लिए और बस छोड़ दिया। लेकिन उसके वो नींबू पानी और इस तरह के जो है वो। अच्छा फरीद साहब, आपको कौन सी चीज है जिसकी बड़े होती है क्रेविंग होती है या मुश्किल पेश आती है रमजान में? किस चीज को खाने की आदत है? दोपहर का खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, या पानी की ज्यादा क्रेविंग होती है? नहीं, मेरे ख्याल ऐसे तो एक तो अल्लाह ताला बड़ा सब्र दे देता है, ये रमज़ान है ही सब्र का नाम है। और बहुत सारी चीज़ें इंसान जो है ना जी, ये ज़ब्त नफ्स का इनाम है ना, कि सब कुछ सामने है फिर भी आप कंट्रोल कर रहे हैं। जब ईद के दिन दोपहर का खाना खाते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यानी चाय वगैरह का ज़रा थोड़ा सा होता है। तो मेरे ख्याल में ये तीसरे चौथे रोजे के बाद बस वो एक रूटीन सी बन जाती है। और दूसरा मतलब ये भी इसी फील्ड में, मैं भी, हम तीनों एक ही फील्ड में एक लिहाज से,
तो मैं तो ये महसूस करता हूँ कि गर्मी हो या सर्दी, अब तो टाइम का पता ही नहीं लगता, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि 24 से ज्यादा 27 घंटे हो दिन में सही कि बात। कुछ काम कर सकें। क्योंकि काम और मसरूफियत ऐसी होती है कि बस उसमें एक तो वो होता ही नहीं, और अच्छा, मसरूफ हो तो फिर चाय इतना- का ये सीन था कि मेरी ना, मैं छोटी सी होती थी तो मैं हमेशा सुनती रहती थी, मेरी अम्मी कह रही है सर में दर्द हो रहा है, चाय नहीं पी सर। वो मेरे दिमाग में ऐसे बात है, मैंने आज तक चाय नहीं पी, मैंने आज तक चाय चखी भी नहीं। मैंने कहा ये ना हो कि मैं चाय पीना शुरू हो जाऊं तो फिर मेरे सर में भी दर्द होगा, मुझे चाय नहीं मिली। सर में दर्द वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, होता। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक तलब तो होती है, लेकिन रमजान में सारी खत्म हो जाती है, अल्लाह ताला हो कंट्रोल जाती देता है। है। अच्छा जवाब भाई, आपको कौन सी चीज की सच क्रेविंग होती है? मुझे तो प्यास भी लगती है और भूख भी लगती है और मैं कंट्रोल भी करना पड़ता है, लेकिन मैं फिर जब अफ्तारी होती है तो कभी खा लेता हूँ। अच्छा, पसंद किया अफ्तारी में क्या खाते थे आप? मैं गोश्त खाता हूँ ज्यादा, और या मैं अंडे खाता हूँ, मतलब प्रोटीन ज्यादा लेता हूँ। फिटनेस के लिए? अब मैं मतलब ज्यादा दुनिया वालों हमेशा पूछते थे ना जवाद अहमद फिट क्यों है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना मैं कम लेता हूँ, शुगर नहीं लेता, सिवाय फ्रूट ना लेना भी बड़ा खतरनाक है। फ्रूट अच्छा, के अलावा फ्रूट शुगर लेते हैं। फ्रूट अच्छा, लेता हूँ, लेकिन जो प्रोटीन है वो मैं काफी उसकी इनटेक होती है। तो इसीलिए आप स्लिम है शुरू से? मतलब, आप कभी मोटे नहीं हुए? हर सिंगर कभी-कभी मोटा हो जाता पतला हूँ, जैसे होता अपने रहा आप को है। देखता हूँ तो मोटा लगता हूँ, तो मैं थोड़ा सा और का मतलब कई दफा ऊपर नीचे हो जाता है वेट इंसान का, हो जाता है। अच्छा, आपके फादर ने और आपके ग्रैंडफादर ने तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे आर्ट्स के लिए। अब चूंकि हमारे रिवाइवल का दौर है, हमारे मुल्क में अच्छी मूवीज़ नहीं बन रही, तो आपने नहीं सोचा कि कुछ अच्छी सी ऐसी मूवी बनाए, अपने दादा अब्बू के ऊपर ही बनाए या उनके किसी उसके ऊपर बनाए, बट यू शुड कम फॉर दिस थिंग एज वेल? नहीं, फिल्म ही बनाना क्यों मेरे से आप पूछ रही हैं? मेरे देखें इंसान क्योंकि वो की- बना चुके हैं, उनसे बाद में नहीं, पूछूंगी। मैं तो अपनी अपनी हर एक की सलाहियत होती है। मेरी प्रोफेशन के तौर पे तो जो ट्रेनिंग है वो एज लॉयर है, तो मैं उसमें अपना समझता हूँ कि अगर कभी ऐसे नहीं सोचा ड्रामा फिल्म बनाऊंगा? कोई क्लाइंट से दाद मिल जाए, कोई दूसरा मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ बहुत साल, अच्छा। तो स्टूडेंट्स की अब इज्जत और नहीं रिस्पेक्ट पढ़ाते? मिल जाए। अभी दिसंबर के बाद से, क्योंकि ये इधर मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये जिम्मेदारियां कुछ मुझे पार्टी में मिली हुई थी लाहौर के उसके हवाले से, तो अभी आप दोबारा से अब ये थोड़ा सा ये 18 का इलेक्शन गुजर जाए तो मैं, और उसके नताइज पे डिपेंड करेगा। वैसे मैंने 10 साल लगातार पढ़ाया है जी, इलेक्शन होंगे इसका मतलब है। 2006 से 2016 तक मैं पढ़ाता रहा हूँ जी, और एक सेमेस्टर बीच में 10 साल एक सेमेस्टर मैंने ऑफ लिया था जिस वक्त 2013 के आम इंतखाब थे, तो जनवरी से मई तक का टाइम जो था, और अगस्त में फिर पढ़ाना शुरू कर दिया कैसे था। टीचर थे? वैसे टीचर तो नहीं थे कि जो बच्चे कहते थे जब ये घर चले जाएंगे पता नहीं उनके घर वालों का क्या नहीं, होगा? एक तो मुझे बड़ा अपना मेरे लिए बायस फख्र है कि पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी जो है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स, वहाँ मैं, और उनकी फ्लैगशिप बिजनेस स्कूल में, बिजनेस स्कूल में मैंने पढ़ाया। और हर सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट्स अपने टीचर को अप्रेज करते हैं, और उस पर मैक्सिमम स्केल जो होता है वो 5 का होता है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, मुझे 10 साल में, और मैं हर साल 2 क्लासेस पढ़ाता था, MBA और एग्जीक्यूटिव MBA। Okay. सो 5 के शरह पे या स्केल पर मुझे अमूमन बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते थे 4.3, 4.4, 4.5 10 यानी साल कि पहले। तो वो तो 10 साल मैं आपसे कह रहा हूँ भी बड़े होते कि होंगे आपके स्टूडेंट। जी शुरू में तो था, अब फिर बाद में मैं भी 10 साल बड़ा हो गया। तो शुरू में तो बहुत से लोग, और खासकर एग्जीक्यूटिव MBA में तो बहुत से लोग एग्जीक्यूटिव मुझसे MBA तो उम्र में डेफिनेटली, ज्यादा हाँ, उनका एक्सपीरियंस भी थे। और उसमें अफसर भी बहुत से आते थे एक जमाने में। तो ये आपको जो रोप शोप कुछ नहीं होता था? नहीं जी, मुझे वो मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैंने क्लास के फौरन बाद जहाज पकड़ना था लंदन का, और मैं उनको कह रहा था यार ये देखें जल्दी जल्दी मैं क्लास खत्म करके जाता हूँ। उनमें से एक कस्टम्स के ऑफिसर थे, उन्होंने कहा सर मैं वहाँ एयरपोर्ट पे अपना, आप फिक्र ना करें, आप जाएं, आप आराम से जाएं, आप मुझे फ्लाइट नंबर बता दें, अपना नाम बताएं, बोर्डिंग कार्ड बाहर। मैं वहाँ गया, वो कस्टम्स की सफेद वर्दियाँ, बड़ी खूबसूरत वर्दियाँ होती हैं, वो 2 आदमी बाहर खड़े हुए, अच्छा। और उनके अफसर ने, वो उनसे ज्यादा बड़ा अफसर था, जाहिर बात है। उनको कहा हुआ था और वो आपका मेरे student था। मेरे सर आ रहे हैं, वो मतलब सलूट मार रहे हैं, सर सर। माय गॉड। वहाँ मतलब ये, और ये बहुत से अफसर ये तो अपने वहाँ फिरौन होते हैं, और जब आप उनके टीचर हो तो वो आपको सर सर कर रहे होते हैं। अच्छा फरीद साहब, ये बताइए कि आपका कभी पढ़ाने का तजुर्बा हाँ, हुआ? बहुत। कैसा रहा? बड़ा अच्छा होता है, यानी मैंने पढ़ाया है, अब भी कभी लेक्चर मेरे होते हैं, और जमात इस्लामी में जो हमारी तरबियत गाहें होती हैं उनमें भी लेक्चर होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यानी उसमें। और ख़ास तौर पर ये एक प्रोफेशन जो है, ये पैगम्बरी एक यानी इसका ओरिजिन अच्छा, जब है। आप लेक्चर दें, फर्ज करें आप एक दिन लेक्चर दे रहे हैं, अब तो हम चूंकि ईद का दिन है, हम जरा लाइट लाइट बातें ही करेंगे, हैवी बातें हमने आपकी पार्टी की वजह से कर ली, लेकिन वो मुझे बोलते रहे। लेकिन द थिंग इज के वी वांट पीपल टू नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। अगर आपका लेक्चर हो रहा है और आप देख रहे हैं कि बच्चे जो ना
मेरी तरह के कुछ एक बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे जमाइयाँ ले रहे हैं या नींद सोने वाले, तो आप क्या करेंगे? आप उनको पहले डांटेंगे? तो ये है कि मेरी नजर रहती है पूरी क्लास पे। हकीकत ये है कि उस्ताद की पूरी ग्रिप होनी चाहिए। अगर ये है कि जी वो सिर्फ मशीन की तरह एक लेक्चर दे रहा है, बोले जा रहा है और दरिया को अपनी मौज की तूफानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमियान रहे, ये नहीं है। मतलब ये नजर रहती है। फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा हो तो मैं उनको खड़ा कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई आप जरा हमारी रहनुमाई करें कि जी आप ने क्या अभी तक क्या सुना है, क्या समझा है। अच्छा, तो और अगर उन्होंने ना सुना हो तो आप पनिशमेंट देंगे कि आप उन्हें माफ नहीं, कर कुछ भी नहीं, ये खुद बड़ी बहुत बढ़िया है कि वैसे जी एक आदमी को ये आप कह रहे हैं कि जी जो अब तक मैंने कहा है ये जरा आप जरा बताएं, खुलासा बताएं, तो लोग फिर मुतवज्जे रहते हैं। फिर यह है कि दिलचस्प बना के आप करें, यानी वही बात बड़ी या बड़े अच्छे अंदाज में आप कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक बात आपको मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ये जो जिस तरह लम्स जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये जो सिस्टम और ख़ासकर बिजनेस स्कूल में जो सिस्टम अडॉप्ट करती हैं, उसको वो केस मेथड भी कहा जाता है और सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। तो अगर आपकी क्लास में एक तो ख़ास तादाद से ज़्यादा स्टूडेंट हो नहीं सकते, और मतलब 35 या 40 मैक्सिमम 20-20, 25-25 की, और आपके पास वो फिक्स सीटिंग होती है कि स्टूडेंट कौन सी सीट पे कौन बैठा हुआ है, उनकी तस्वीर और नाम सामने होते हैं, और आपका पढ़ाने का तरीका क्वेश्चन और आंसर के जरिए आप तो फिर लकी हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड। क्वेश्चन और आंसर से आप पढ़ाते हैं। और क्लास की पार्टिसिपेशन, अगर आप किसी लम्स के ग्रेजुएट से पूछे ना कि सीपी का मतलब क्या होता है, क्लास पार्टिसिपेशन, सीपी का वजन आपके जो ग्रेड होता है उसका 40-45% सीपी होती है, और बाकी चीजों का किसी का 10%, किसी के इम्तिहान के 20%, किसी केस से और क्लास पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा वजन होता है। अच्छा, जो हमें और उसमें कभी मौका ही नहीं होता, यू आर ऑन योर टोज ऑल द टाइम एज टीचर एंड एज स्टूडेंट। पकड़ लिया ना उनको। अच्छा जवाद अहमद साहब, आपसे हम बात करेंगे कि हमें जो सबसे अच्छी बात, जब मैं शुरू में आ रही थी फील्ड में, तो जो मैंने मिसाल दी थी ना अपने अम्मी अबू को, वो मैंने आपकी दी थी कि पढ़े लिखे सिंगर्स आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं। तो आपको आपके पेरेंट्स ने नहीं कहा कि अच्छा खासा इंजीनियर बंदा ये केड़े कम च पै गया? मैं आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे बड़ी बातें सुननी पड़ी कि तुम ये क्या गाने शाने पर फिल्मों में भी आ रही हो। तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे वालिदैन असल में खुद प्रोफेसर थे, जिस तरह ये दोनों भी हैं, तो मैं बड़ा एहतराम वाली बात है ये। तो मेरे वालिद साहब पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, और मेरी मदर भी पढ़ाती थी लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन में, वो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। तो वो जो उस्तादज़ा होते हैं ना, उनका क्योंकि वो यूथ के साथ इंटरेक्शन होता है सारा, तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव होते हैं। टीचर अम्मी तो सख्त होती है ना, मेरी अम्मी टीचर थी, वो तो सख्त। नहीं, मेरी मदर बहुत ही कंपोज्ड और वो थी। स्ट्रिक्ट नहीं है? नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं थी, कंपोज थी, मतलब। अच्छा, अब देखें, इन्होंने पीटीआई ने जिस तरह से अबरारुल हक इनकी पार्टी में, अगर आपकी पार्टी को कोई सिंगर लेना पड़े तो आप किसको लेंगे? नहीं, हम तो सिंगर्स नहीं लेते, हम तो इंसान लेते हैं जो वो चाहे सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे लॉयर हो, जो भी आपके मोटो को समझे। अच्छा, कुछ तो आपको सुनाना पड़ेगा। ईद है, बिल्कुल सुना देता हूँ। न तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मी है। गलत है ये तकसीम, खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। गलत है ये तकसीम, खुदा की नहीं है, ये इंसान की अपनी बनाई हुई है। सब कुछ जब उसका है तो फिर ये सबका है, क्यों कुछ ने इस सब पर कब्जा किया है। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है, फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। इस तरह मर मर के जीना भी क्या है, ये तकसीम बदलने का वक्त आ गया है। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो।
बातिल को बातिल कहो, जब तक के हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो, है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, सबका है सब कुछ कहो। बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। ईद के दिन इतने ऊंचे सुर कैसे लगा लिए? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया आप सबका। एंड व्यूअर्स, हियर वाज आवर ईद डे विद कैपिटल टीवी एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा अपनी ईद पर, जहाँ पर आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोगों को ईदियाँ दे रहे हैं। वहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आपके साथ हैं, जो काम कर रहे हैं, आपके काम करने वालों के बच्चे हैं, प्लीज़ उनको भी अपनी ईद में शामिल रखें, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी ईदी भी उनको दे देंगे वो उनके लिए बहुत सारी लगती है। सो प्लीज़ आपके इर्द गिर्द, बाहर, आपके मोहल्ले में, आपके मुलाजमों के बच्चे अगर आपके साथ हैं तो आज आपने उनको ईदी ज़रूर देनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।